हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 से 12 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो कि जनरली हमें एलईडी में देखने को मिलती हैं। किस रीज़न से ये प्रॉब्लम होती है, क्या इनके सॉल्यूशन है, वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगर आपके टीवी में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसे आप रिपेयर करवाने का सोचते हैं, तो जो एलईडी मैकेनिक होते हैं, चाहे वो लोकल मार्केट से हो या फिर सर्विस सेंटर से हो, वो आपको बेवकूफ़ ना बना सके, ज़्यादा पैसे आपसे चार्ज ना कर सकें। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहली कॉमन प्रॉब्लम आती है कि टीवी की स्क्रीन टूट जाती है, डैमेज हो जाती है। तो टूटने के केस में, डैमेज होने के केस में स्क्रीन को रिपेयर तो किसी भी कंडीशन में नहीं किया जा सकता है, उसे स्क्रीन को हमें रिप्लेस करवाना ही पड़ता है, यानी कि पैनल को रिप्लेस करवाना ही पड़ता है। टूटने के रीज़न काफ़ी सारे हो जाते हैं। कभी कुछ भी टीवी की स्क्रीन पे बाहर से कुछ हिट कर जाए, बच्चे खेलते हुए कुछ चीज़ पैनल पे मार दें तो वो टूट जाती है, या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट हो गई है टीवी के अंदर, तो उस केस में भी कभी कभी थर्मल क्रैक स्क्रीन के अंदर आ जाता है, जो कि इंटरनली क्रैक हो जाता है। बाहर से उस पर कोई भी चीज़ नहीं लगती है, लेकिन इंटरनली उसमें जो टीवी का डिस्प्ले होता है उसमें क्रैक आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से भी कभी कभी पैनल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो टीवी की स्क्रीन अगर टूट गई है, डैमेज हो गई है, तो उसको रिप्लेस ही करवाना पड़ता है, उसका रिपेयर करवाने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि टीवी की स्क्रीन पे आपको वर्टिकल लाइंस नजर आने लगेंगी। वो आपको लेफ्ट साइड में भी नजर आएंगी, या फिर राइट साइड में नजर आएंगी, मिडिल में नजर आएंगी, या पूरे पैनल पे आपको वर्टिकल लाइंस नजर आएंगी। तो इस तरह की जो वर्टिकल लाइंस आती हैं, इनके दो मेन रीज़न होते हैं। एक तो टीवी का पैनल जो मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है, एक रिबन वायर के थ्रू, एलवीडीएस केबल के थ्रू, तो उस कनेक्टर की पिंस में अगर डस्ट आ गई है, मॉइस्चर आ गया है, कोई कार्बन आ गया है, तो उसकी वजह से भी इस तरह की जो है वर्टिकल लाइंस देखने को मिल सकती हैं। तो टीवी का बैक कवर निकालकर, टीवी का जो पैनल मदरबोर्ड से कनेक्ट है, उसकी जो रिबन वायर है उसको भी निकालकर, उसको काफ़ी ध्यान से निकालना पड़ता है, क्योंकि जो उसका जो कनेक्टर होता है उसमें बहुत ही छोटा सा वो प्लास्टिक का कनेक्टर होता है, तो वो टूटने के भी उसके चांसेस होते हैं। तो बहुत ही आराम से उसको ध्यान से निकालना पड़ता है। तो जो कनेक्टर मदरबोर्ड के अंदर होता है, जो सॉकेट होता है कनेक्टर का, उसमें डस्ट वगैरह हम क्लीन कर देंगे किसी भी टूथब्रश वगैरह से, और वो ड्राई हुई होना चाहिए। कोई लिक्विड वगैरह हम उसमें किसी भी तरीके का यूज़ नहीं करेंगे। और जो रिबन वायर होगी, जो उसकी जो पिन पे अगर कार्बन आ गया है, तो जो शेविंग वाला ब्लेड होता है, इससे हम थोड़ा थोड़ा सा उसको रब कर देंगे बहुत ही हल्के हाथ से, ताकि वो जो कार्बन है वो वहाँ से रिमूव हो जाए। उसके बाद में आप दोबारा से वो केबल को अच्छी तरीके से लगा के और चेक करें, तो बहुत सारे केसेस में जो है इस तरीके की वर्टिकल लाइंस की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। अगर इस तरीके से ठीक हो जाता है तो बेटर है, अगर इस तरीके से ठीक नहीं होता है तो इसमें इशू हो सकता है कि उसकी जो पैनल की कॉफ आईसी होती है, COF आईसी होती है उसकी, उसमें कोई ख़राबी आ गई है। टीवी का जो पैनल है, पैनल का जो टीकॉन बोर्ड है, तो वो टीकॉन बोर्ड जो है पैनल से कनेक्ट रहता है, तो उसमें करीब 4 रिबन वायर कनेक्टेड रहती हैं, किसी में 2 होती हैं, किसी में 1 भी होती है। जो बड़े स्क्रीन साइज़ की टीवी होती हैं उसमें जनरली वो 4 रिबन वायर होती हैं, उसी में वो कॉफ आईसी लगी होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। तो ये जो है आसानी से रिपेयर हो जाती है, आप खुद इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। जो एलईडी मैकेनिक हैं वही इस कॉफ आईसी को चेंज करते हैं। तो अगर वो क्लीन करने से ठीक नहीं होता है, तो वर्टिकल लाइंस की दूसरी मेन प्रॉब्लम होती है कि ये कॉफ आईसी का ख़राब होना। तो अगर आपकी टीवी में इस तरह की प्रॉब्लम आती है और मैकेनिक आपसे कुछ और बोलता है कि पैनल को रिप्लेस करना पड़ेगा या मदरबोर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसको आप बोलो कि पैनल की जो कॉफ आईसी है इसको चेक करो, इसमें मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगी। जब आप इस तरीके से उसको बोलेंगे तो डेफिनेटली वो समझ जाएगा कि हाँ भाई, इस पर्सन को नॉलेज है, और वो आपको बेवकूफ़ बनाने से थोड़ा बचेगा। तीसरी कॉमन प्रॉब्लम आती है कि वर्टिकल लाइंस की जगह हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं। इस तरीके से आपको पूरे पैनल में लाइंस दिख रही हैं, नीचे लाइंस दिख रही हैं, ऊपर में, मिडिल में, या पूरे पैनल में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं। तो इसके भी इसी तरीके के 2 रीज़न होते हैं। एक तो जो कनेक्टर होता है उसमें कार्बन वगैरह आ गया है, उसकी वजह से भी इस तरह का इशू हो सकता है। तो जैसे भी मैंने क्लीन करना बताया, वो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है। दूसरा, टीवी का जो पैनल होता है, टीवी का जो टीकॉन बोर्ड होता है, तो वो 4 रिबन वायर से कनेक्ट है, जिसमें वो कॉफ आईसी लगी हुई है। तो जो पैनल होता है उसके नीचे की साइड में छोटी छोटी जो है कॉपर की लाइंस नज़र आती हैं, वो एक पिंस टाइप की ही होती हैं। तो पूरे पैनल में वो इस तरीके से नीचे होती हैं। तो वो अगर डैमेज हो गई हैं, वो लो क्वालिटी का कॉपर वहाँ पे यूज़ किया गया है, उनमें मॉइस्चर आ गया है, किसी तरीके से हीट की वजह से वो ख़राब हो गई हैं, तो उन केस में भी जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस टीवी में आ जाती हैं। तो क्लीन करने से अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी कॉफ आईसी को भी चेक किया जा सकता है, और जो पैनल की जो नीचे कॉपर की जो एजेस की जो लाइंस होती हैं उनको भी चेक किया जा सकता है।
तो उनमें तो कोई डैमेज नहीं है और वो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास आता है उसके थ्रू उनको देखना पड़ता है कहीं कोई पिन आपस में टच तो नहीं हो रही है, उनमें कोई कार्बन आने से वो आपस में डैमेज तो नहीं हो गई है, कोई उसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह तो नहीं हुआ है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस आने का रीजन बनती हैं। फोर्थ यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि टीवी में ऑडियो तो आ रहा है लेकिन वीडियो स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है, यानी कि टीवी ऑन भी है, ऑडियो भी आपको सुनाई दे रहा है लेकिन टीवी की स्क्रीन पे आपको कोई भी वीडियो कोई भी इमेजेस नजर नहीं आ रही हैं। इसमें 99.99% चांस होते हैं कि टीवी की जो पैनल के अंदर बैकलाइट है यानी कि उसके अंदर जो एलईडी बल्ब लगे हुए हैं वो ख़राब हो गए हैं। अब वो एलईडी स्ट्रिप जो उसके अंदर लगी हुई होती है उसमें एक बल्ब अगर ख़राब हो गया है तो वो पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है, तो उस केस में भी जो है वो बैकलाइट ऑन नहीं होती है। तो जो एक सिंगल बल्ब होता है उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है और पूरी बैकलाइट जो है वो ठीक हो सकती है। अगर उसमें 2-3 बल्ब खराब हो गए हैं तो वो भी रिप्लेस किए जा सकते हैं, हालांकि उसे रिप्लेस करवाना ठीक नहीं रहता है। पूरी की पूरी जो बैकलाइट स्ट्रिप होती है उसको ही रिप्लेस कर लेना चाहिए, वो एक सिंगल एलईडी बल्ब को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी टीवी में ऑडियो तो आ रहा है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है तो आप टीवी की बैकलाइट को चेक करवा लें, उसको रिपेयर करवा लें या फिर उसको रिप्लेस करवा लें। अब यहाँ पे जो एक केस और निकल कर आता है टीवी की बैकलाइट खराब होने से रिलेटेड कि आपकी टीवी की बैकलाइट ख़राब हो गई थी, आपने उसको रिप्लेस करवा लिया या फिर रिपेयर करवा लिया, 10-15 दिन बाद वो फिर से ख़राब हो गई, फिर आपने उसको रिप्लेस करवाया, 10-15 दिन बाद या 2 महीने बाद वो फिर से ख़राब हो गई। तो बार बार जो बैकलाइट टीवी की ख़राब हो रही है, इस केस में क्या होता है कि जो टीवी की अंदर जो बैकलाइट लगी हुई है उसमें वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं। अब वो वहाँ पर जो स्ट्रिप लगी हुई होती हैं वो कभी कभी सीरीज में लगी होती हैं, कभी कभी वो पैरेलल लगी हुई होती हैं। किसी टीवी में वो 24 वोल्ट वहाँ पे आता है, किसी में 48 वोल्ट आता है, किसी में 72 वोल्ट आता है। तो वो अलग अलग टीवी में जो है अलग अलग तरीके से जो स्ट्रिप लगाई गई होती हैं उसके वोल्टेज वहाँ पर वो होते हैं। तो वो बेसिकली चेक करना पड़ता है कि कहीं वोल्टेज ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं, उसी वजह से जो होता है वो टीवी की जो बैकलाइट है वो बार बार ख़राब हो रही होती है। अब यहाँ पर जो है हर एक टीवी में एक सर्विस मोड दिया गया होता है, हालांकि वो सर्विस मोड जो है वो हम ओपन खुद से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सर्विस रिमोट चाहिए होता है और एक सर्विस कोड भी होता है जिसको एंटर करने के बाद ही वो सर्विस मोड टीवी का ओपन होता है। तो जो सर्विस इंजीनियर होते हैं या फिर एलईडी जो मैकेनिक होते हैं ये लोग भी कर लेते हैं। तो सर्विस मोड में जाकर वहाँ पर लीनियर बैकलाइट कंट्रोल या फिर बैकलाइट कंट्रोल या फिर लीनियर बैकलाइट एडजस्ट या फिर बैकलाइट एडजस्ट, इस तरीके के जो है वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर हम अपने वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं। पहले हमें मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कि कितने वोल्ट आना चाहिए थे, कितने ज़्यादा आ रहे हैं, उसी हिसाब से जो है वोल्टेज को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर सर्विस मोड में इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिया गया है बैकलाइट के वोल्टेज को एडजस्ट करने का, तो टीवी का जो मदरबोर्ड होता है वहाँ पर जो वोल्टेज की सप्लाई होती है वहाँ पे एक डायोड लगा हुआ होता है, उसके पास में 4, 5, 8 छोटे छोटे जो है वो रेजिस्टेंट वहाँ पे लगे हुए रहते हैं। अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं तो एक रेजिस्टेंट निकाल के हम देखेंगे कि वोल्टेज कितने कम हुए, 2 रेजिस्टेंट निकाल के देख लेंगे और जनरली 2 रेजिस्टेंट निकालने से वहाँ से जो है वो वोल्टेज जो है वो एक्चुअल में आ जाते हैं जितने कि उनको बैकलाइट को वहाँ पे चाहिए होते हैं। तो इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, हालांकि जो एलईडी मैकेनिक होते हैं इसके ही आपसे 1200-1500 रुपये वो ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है। अगर आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज है तो आप घर पे ही इस प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकते हैं। अगली यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि टीवी की स्क्रीन जो है हमें ब्लरी नज़र आ रही है, यानी कि टीवी की स्क्रीन पे जो इमेजेस दिख रही हैं, जो वीडियो दिख रहा है उसमें ब्लरनेस दिख रही है, वो क्लियरिटी वहाँ पे नहीं दिख रही है, जो इमेजेस हैं वो क्लियर आपको नज़र नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है जो टीवी के अंदर बैकलाइट लगी हुई होती हैं तो उनकी ब्राइटनेस कम मिलने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। उनमें अभी यहाँ पे हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम थी जो मैंने इससे पहले आपको बताई, यहाँ पे हो सकता है कि लो वोल्टेज आ रही हो जिसकी वजह से जो टीवी के अंदर बैकलाइट लगी हुई है वो फुल ब्राइटनेस अपनी वहाँ पर नहीं दे पा रही है, या टीवी जो है बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, उसकी जो बैकलाइट है बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो उस केस में भी आपको ब्लर इमेज देखने को मिल सकती है। या टीवी की पिक्चर सेटिंग में जो शार्पनेस होती है वो एक्सीडेंटली जो है आपसे कम हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस केस में भी जो है बैकलाइट रिप्लेस करने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगली एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि डबल इमेज आपको टीवी की स्क्रीन पे नज़र आ रही है या फिर घोस्ट इमेज आपको टीवी की स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। तो इस केस में भी यही होता है कि टीवी का पैनल जो मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है उस कनेक्टर में जो है डस्ट आ गई है, मॉइस्चर आ गया है, या फिर वो जो LVDS केबल है उसमें कोई
ख़राबी आ गई है, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से उसकी जो पिन्स हैं वो ख़राब हो गई हों, तो उस केस में जो है आप LVDS केबल को चेक करेंगे, उसके कनेक्टर को साफ़ करेंगे, कार्बन वगैरह साफ़ कर देंगे। उसके बाद में जो है ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम है वो मैंने अपने टीवी के साथ में की हुई है। मेरा पास में 3D टीवी था पहले, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि बार बार टीवी चलने के बाद में कुछ देर बाद जो है वो उसकी जो डबल इमेज आती थी, बिल्कुल एकदम कार्टून से नेगेटिव से नज़र आते थे। तो उसकी जो है LVDS केबल यानी कि जो रिबन वायर से पैनल कनेक्ट रहता है मदरबोर्ड से, उसको मैंने क्लीन करके लगा दिया था और वो जो प्रॉब्लम है वो फिर परमानेंट बिल्कुल दूर हो गई थी। क्लीन करने से ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है तो टीवी का जो मदरबोर्ड है, टीवी का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो GPU है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो टीवी को आप कुछ देर के लिए ऑफ कर दें और उसके बाद में दोबारा आप ऑन करें, तो हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। अगर ये जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट बनी हुई है तो फिर उस केस में आपको जो है टीवी का मदरबोर्ड ही रिप्लेस करवाना पड़ता है। अगली यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि टीवी की जो स्क्रीन है वो हाफ स्क्रीन पे हमें इमेजेस नज़र आ रही हैं, हाफ स्क्रीन पे हमें इमेज नज़र नहीं आ रही हैं। तो इस केस में भी यही रहता है कि टीवी के पैनल के जो कनेक्टर हैं उनमें उसमें किसी टीवी में 2 कनेक्टर होते हैं, किसी टीवी में 1 कनेक्टर होता है जो कि मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है। तो एक में अगर डस्ट आ गई है, कार्बन आ गया है, तो उस हिस्से उस साइड की जो है आपको इमेजेस वहाँ पे नज़र नहीं आएंगी। उसमें आपको ग्रे स्क्रीन या फिर जो झड़झड़ाहट सी वहाँ पे नज़र आएगी, नॉइजी इमेज वहाँ पे नज़र आएगी। तो उसको भी जो है आप क्लीन करके ये प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। या फिर जो मैंने बताया कि टीवी का जो पैनल के नीचे जो है एक वर्टिकल बहुत छोटी छोटी लाइंस होती हैं जिनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है, तो उनमें कोई इशू आ गया है, वो डैमेज हो गई हैं, उनमें कोई कार्बन वगैरह आ गया है, तो उस केस में भी इस तरीके की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हाफ स्क्रीन पे इमेज नज़र आ रही है, हाफ स्क्रीन पे इमेज नज़र नहीं आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि टीवी की स्क्रीन पे हमें छोटे छोटे सर्किल से नज़र आ रहे हैं, यानी कि व्हाइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम लाइन से वो आपको नज़र आ रहे हैं। वो आपको एक भी नज़र आ सकता है, 2 भी नज़र आ सकते हैं, या फिर पूरे पैनल में आपको वो वाइट स्पॉट नज़र आ सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि टीवी के अंदर जो बैकलाइट स्ट्रिप लगी हुई होती हैं, उन बैकलाइट स्ट्रिप के ऊपर छोटे छोटे SMD LED बल्ब लगे हुए होते हैं और हर एक बल्ब के ऊपर एक डिफ्यूज़र कह लीजिए, रिफ्लेक्टर कह लीजिए, क्रिस्टल के रिफ्लेक्टर होते हैं, बेसिकली वो लगे हुए होते हैं जो कि उस SMD LED बल्ब की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सारे बल्ब के जो रिफ्लेक्टर हैं वो मिलकर जब लाइट को स्प्रेड करते हैं पूरे पैनल के अंदर, तो उससे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस उसके अंदर क्रिएट होती है और उससे आपको फिर टीवी की डिस्प्ले पे इमेजेस नज़र आती हैं। तो जनरली 3-4 साल बाद इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो रिफ्लेक्टर हैं वो अपनी जगह से गिरना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो गिरते हैं वो कभी कभी होता है कि टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, उसकी वजह से वो गिर जाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिप लगी हुई होती है, स्ट्रिप के ऊपर जो रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, तो छोटी छोटी सी उनकी बहुत ही हल्की सी लेग होती हैं, उनमें बहुत ही मामूली सा एक ग्लू लगा हुआ होता है। उस ग्लू से जो है वो रिफ्लेक्टर वहाँ पे चिपके हुए होते हैं। तो वो ग्लू ख़राब हो गया है, लो क्वालिटी का ग्लू लगाया गया था, उनको मैन्युफैक्चर करने में बेसिकली अच्छी क्वालिटी का ग्लू वगैरह यूज़ नहीं किया गया है, तो वो जल्दी रिफ्लेक्टर जो है वो गिर जाते हैं और उस वजह से जो है उस SMD LED बल्ब की जो लाइट है फुल फोर्स से आपको डिस्प्ले पे नज़र आती है। इस वजह से जो है आपको वो गोल गोल वहाँ पे सर्किल सा वाइट स्पॉट नज़र आता है। तो इस केस में जो है वो रिफ्लेक्टर को आप दोबारा एल्फी वगैरह से चिपका सकते हैं। इसको मैंने 32 इंच का टीवी अपना इसी तरीके से ठीक किया था, उसके सारे रिफ्लेक्टर गिर गए थे, वो मैंने सारे एल्फी से चिपका लिए थे और वो जो टीवी है परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसका पूरा प्रोसेस मैंने अपने इस वीडियो में दिखाया हुआ है, वो वीडियो चाहें तो आप देख सकते हैं। हालांकि आप बेटर रहेगा कि अगर आपने कभी इस तरीके के टीवी रिपेयर नहीं किए हैं तो आप एक LED मैकेनिक से उस टीवी की बैकलाइट को आप रिप्लेस करवा लें तो बेटर होता है। हालांकि आप उस मैकेनिक को बोल सकते हैं कि एल्फी से AC जो रिफ्लेक्टर है इनको ही चिपका दे, वो हो सकता है कि वो कर दे और इसमें आपको सस्ते में काम हो जाएगा। बाकी बैकलाइट रिप्लेस करवाने में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि टीवी की स्क्रीन में फ्लिकरिंग हो रही है, जैसे कि अभी जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो इस केस में क्या होता है कि टीवी के अंदर जो बैकलाइट लगी हुई है उसमें छोटे छोटे जो SMD LED बल्ब लगे हुए हैं, तो एक उनमें से कोई ना कोई जो बल्ब है वो ख़राब हो रहा होगा। पूरी स्ट्रिप ख़राब नहीं होती है, एक जो बल्ब है वो वहाँ पे ख़राब हो रहा होगा, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा और उसके बाद में जो पूरी बैकलाइट है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि इससे जो है पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है एक बल्ब के ख़राब होने से। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, एक ही ट्यूबलाइट है, ये जो है चलना बंद हो गई थी। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे SMD LED बल्ब लगे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसमें देखेंगे तो ये 2 जो बल्ब थे यहाँ पर ये ख़राब हो गए थे, इसकी वजह से जो ये ट्यूबलाइट थी वो ऑन नहीं हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर जो इन बल्ब को यहाँ से बिल्कुल निकाल दिया और उसके जो 2 पॉइंट होते हैं माइनस प्लस, उनको आपस में जो है जोड़ दिया और उसके बाद में अब जो ये ट्यूबलाइट है वो
ठीक हो गई है। पूरी स्ट्रिप में यहाँ पे 2 बल्ब ख़राब हो रहे थे और ये जो है फ्लिकरिंग कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ख़राब हो जाएगी। एक दिन से ये अचानक चलना बंद हो गई। जब मैंने इसको खोला तो ये जो 2 बल्ब थे वो इसके ख़राब निकले और अभी जो है परफेक्टली ये ऑन हो जाती है। तो अभी जो है इसको मैं ऑन करके भी आपको इसको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये ट्यूबलाइट वही वाली है जो मैं आपको दिखा रहा था। और यहाँ से जो है 2 SMD बल्ब मैंने निकाले हुए हैं जो ख़राब हो गए थे, और अब जो है पूरी तरीके से ऑन हो जाती है, कोई फ्लिकरिंग भी इसमें नहीं आती है। तो ये एक रीज़न होता है फ्लिकरिंग होने का। दूसरा रीज़न हो सकता है कि जो बैकलाइट लगी हुई है उसके अंदर वोल्टेज जो है वो अप डाउन हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं। तो कोई भी जो रेजिस्टेंट लगे हुए होते हैं, कोई डायोड लगा हुआ होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा होगा, कोई IC लगी हुई होगी, वो हीट हो रही होगी, जिसकी वजह से जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन वहाँ पे हो रहा है टीवी के अंदर, टीवी की पावर सप्लाई में, टीवी के मदरबोर्ड में। तो उस वजह से भी जो है टीवी की स्क्रीन पे फ्लिकरिंग नज़र आती है। तो इस तरीके की फ्लिकरिंग अगर आपके टीवी में हो रही है तो जनरली उसको बैकलाइट को ही चेक करना पड़ता है, उसकी जो वोल्टेज वगैरह हैं वही हमें चेक करना पड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि कभी कभी आपके टीवी का जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर कनेक्ट हो रहा है, फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि टीवी के अंदर एक छोटा सा वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ होता है, उस मॉड्यूल जो मदरबोर्ड से वो कनेक्ट होता है उसमें भी कहीं ना कहीं वो डस्ट आ जाती है, कहीं ना कहीं उसमें मॉइस्चर आ जाता है, उसी वजह से वो प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलती है। मेरे पास LG का टीवी है, इसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने जब LG से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि जो उसका ये वाईफाई मॉड्यूल है ये ख़राब हो गया है, और करीब उन्होंने 7 या 8 हज़ार रुपये उसकी कॉस्ट मुझे बताई थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले खुद ही इसको ठीक करके देखता हूँ। मैंने टीवी का रियर पैनल निकाला और उसकी जो कनेक्टर की मैंने जो कार्बन वगैरह था वो उसको साफ़ कर दिया, और उसके बाद में जो है वो अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। कभी भी उसमें फिर दोबारा से उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि वो 7-8 हज़ार रुपये ले रहे थे, यहाँ वो फ्री में ही ठीक हो गया। इसका भी मैंने पूरा डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो ऊपर आप आई बटन में लिंक से देख सकते हैं, वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है बैकलाइट बीडिंग के इशू की। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल जो बैकलाइट बीडिंग का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। नए नए टीवी में ही बैकलाइट बीडिंग का इशू आ रहा है। 3-4 साल पहले की बात करें तो किसी किसी टीवी में ही बैकलाइट बीडिंग का इशू आता था, लेकिन आजकल तो पूरे के पूरे मॉडल के जितने भी सारे पीसेस मार्केट में आते हैं सभी में ही बैकलाइट बीडिंग का इशू देखा जाता है। बैकलाइट बीडिंग का इशू कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसको जो ब्रांड है ईजिली इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जो टीवी का पैनल जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसमें जो उसकी जो ट्रे होती है, ट्रे के ऊपर कुछ रिफ्लेक्टर शीट लगी होती है, उनके ऊपर एक डिफ्यूज़र शीट लगी होती है, उसके ऊपर फिर पिक्सल स्ट्रक्चर वाला जो पूरा ओपन सेल पैनल जो होता है वो इसके ऊपर लगा हुआ होता है। तो उसके अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, उसकी फिटिंग में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। उसी वजह से जो है बैकलाइट बीडिंग का इशू आता है, या फिर जो उसमें अंदर स्क्रू वगैरह लगाए गए हैं बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्टर शीट लगी हुई है, डिफ्यूज़र शीट लगी हुई है, वो अपनी जगह से थोड़ी सी उठ गई हैं कहीं से, तो वहाँ से आपको जो है बैकलाइट वो नज़र आएगी। आप कभी भी देखेंगे तो जो बैकलाइट ब्लीडिंग होती है वो ऊपर 1 2 3 इस तरीके से नज़र आएगी, नीचे भी 1 2 3 इस तरीके से नज़र आएगी, क्योंकि जहाँ पर स्क्रू लगा हुआ होगा, जहाँ पर लॉक होंगे वहाँ पे वो बैकलाइट नहीं दिखेगी, उसके बीच में लाइट दिखेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो प्रॉपर फिटिंग उसकी नहीं हो पा रही है। अब इसको जो है ईजिली ठीक किया जा सकता है, कोई ना कोई सोल्यूशन इसका ढूंढा जा सकता है ईजिली। मैं इसके काफ़ी सारे सोल्यूशन जानता हूँ जो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मैं जो ये सॉल्यूशन जो यूज़ करूँगा इनसे ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। चाहे तो ब्रांड भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आजकल पता नहीं इस चीज़ पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। 90% केसेस में देखेंगे तो सभी ब्रांड के टीवी में बैकलाइट बीडिंग का इशू देखने को मिल रहा है। तो बैकलाइट बीडिंग का जो इशू है कुछ केसेस में रिपेयर किया जा सकता है। डिस्प्ले के स्ट्रक्चर में ही कोई प्रॉब्लम है, उनको अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया गया है, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, तो फिर इस प्रॉब्लम को तो फिर दूर नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जनरली काफ़ी सारी कॉमन प्रॉब्लम एलईडी टीवी में हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें जो ब्रांड है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। जो लोकल एलईडी टीवी मैकेनिक है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। होती कोई चीज़ ख़राब है लेकिन बता कुछ और देते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर आप खुद ही उस मैकेनिक को बताएंगे कि भाई ये चीज़ चेक कर लो, ये चीज़ चेक कर लो, तो उसको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नॉलेज है, तो इसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं वो आपको बेवकूफ़ बनाने से बचेगा, और चाहे पॉसिबल हो तो अपने सामने ही उस चीज़ को आप रिपेयर करवा लें, ठीक करवा लें, तो बेटर होता है। कि जनरली मैकेनिक होते हैं बोल देते हैं कि छोड़ जाओ, हम इसको बाद में चेक कर लेंगे।
तो हो सकता है कि कुछ उसमें और भी ख़राब कर दें। सभी मैकेनिक ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ज़रूर ऐसे होते हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम करते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।